हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए साइंस के इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हम किस किस चीज़ को कवर अप कर चुके हैं तो एक बार आप सुन लीजिएगा। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि पोषण तत्व क्या होते हैं, दूसरे पार्ट में हमने विटामिन के बारे में जाना और तीसरे पार्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट का कवर अप किया। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। तो चलिए बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए प्रोटीन के बारे में स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ इन्हें प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या है? देखिए, प्रोटीन भी हमारा पोषण तत्व के अंतर्गत आने वाला एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। इसके बारे में जानने से पहले देखेंगे कि जो प्रोटीन है यह लैटिन भाषा के प्रोटियांस शब्द से निर्मित किया गया है। प्रोटीन शब्द कहाँ से लिया गया है? तो लैटिन भाषा के प्रोटियांस शब्द से लिया गया है। और अगर पोषण तत्वों में बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषण तत्व है वह आपका प्रोटीन है। यह प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट देखेंगे 1838 यानी कि 1838 में बर्जीलियस और मूलर ने प्रोटीन की खोज की थी। प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो बर्जीलियस और मूलर ने। मोस्टली आपको देखने को मिलेगा बर्जीलियस नाम, ये आपका लूसेंट में भी दिया गया है। तो आगे चलते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनता है। जो प्रोटीन है वह कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के बनता है? तो यह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के बनता है। इसकी जो इकाई होती है वह क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। यानी कि जो प्रोटीन हम लेते हैं उसका जो इकाई क्या है, किस रूप में लेते हैं, तो ये प्रोटीन जाकर के अमीनो अम्ल में बदल जाता है। इसकी इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल। ये 10 जो 20 प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है, बनता है, इसमें 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक और आवश्यक से तात्पर्य यह है कि जो 10 प्रकार की लगभग प्रोटीन होती है वो हमारे शरीर में स्वतः ही निर्मित होती हैं और जो 10 प्रकार की आवश्यक प्रोटीन होती हैं उन्हें हमें बाहर से ग्रहण किन्हीं न किन्हीं स्रोतों से करना पड़ता है। तो इसकी जो दैनिक आवश्यक मात्रा होती है वह होती है 90 से 100 ग्राम। एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में लगभग 90 से 100 ग्राम प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। और इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, तो उसकी आवश्यक मात्रा है 400 से 500 मिलीग्राम। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रोटीन का कार्य है शरीर में वृद्धि और विकास करना। हमारे शरीर में जो भी शारीरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, वह किस कारण होती है? तो प्रोटीन के कारण होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत, नए अंगों का निर्माण करना, कोशिका व ऊतकों का निर्माण करना। देखिए, जो प्रोटीन है वह हमारे जितने भी अंदरूनी कोशिकाओं हैं, ऊतक है, इन सभी का क्या करती है? निर्माण करती है, बिल्डअप करती है। हमारी छोटी मोटी कोशिकाओं की जो टूट फूट हो जाती है उनकी भी मरम्मत करती है, हमारे शरीर में वृद्धि करती है और विकास करती है। कई लोगों को आप देखते होंगे कि उनका वजन कम रह जाता है या हाइट कम रह जाती है, या उनमें हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रोटीन के साथ साथ आपकी और भी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, लेकिन जो वृद्धि का जो मुख्य कारण होता है वह क्या होता है? प्रोटीन। यानी कि अगर कोई पूर्णतया स्वस्थ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, कद काठी और वजन सभी चीज़ें इक्वल है, तो इसका मतलब है उसके अंदर प्रोटीन की भरपूर मात्रा है। नेक्स्ट देखेंगे डीएनए व आरएनए का भी निर्माण करता है। एंजाइम व हार्मोन प्रोटीन होती है। जो प्रोटीन है वह क्या होती है? एंजाइम व हार्मोन का भी निर्माण करती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में बताया गया है कि इसके स्रोत क्या क्या हैं, प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप रिकॉल करेंगे कि प्रोटीन की खोज किसने की? वर्जीलियस तथा मूलर ने की। कितने प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर के बनती है? तो 20 प्रकार के। 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक। अनावश्यक से मतलब है कि जिन्हें हमें बाहर किसी न किसी स्रोत से लेना पड़ता है और 10 हमारी बॉडी में खुद ही जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो मशरूम से जो प्रोटीन है वह हमें 51 से 56% तक प्राप्त हो जाती है। सोयाबीन से 40 से 42%। अनाज, दालें, दूध, अंडा इत्यादि इसके मुख्य स्रोत हैं। और अगर बात की जाए दालों में तो जो सोयाबीन है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो जितने भी शाकाहारी लोग हैं जो कि मांस नहीं ले सकते, वैसे तो मांस, अंडे वगैरह में ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन शाकाहारी लोगों को प्रोटीन की आवश्यक मात्रा लेने के लिए सोयाबीन और दालों का उपयोग करना चाहिए।
लेकिन जो सोयाबीन में आपका प्रोटीन पाया जाता है, जो कि पेक्टिन और पेप्टिन में टूटता है, उसके बाद अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, ये एक बहुत ही जटिल प्रकार का प्रोटीन होता है जो सोयाबीन में पाया जाता है। इसे हमारी बॉडी अच्छे से पचा नहीं पाती है, इसलिए जो है इसका पाचन काफ़ी टाइम बाद हो पाता है। बाकी अन्य दालों में जो प्रोटीन पाया जाता है, इसकी जो संरचना है वह थोड़ी सी सामान्य होती है, जो आसानी से पच जाती है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? तो प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? तो सरल प्रोटीन, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ सरल होते हैं, सिंपल सामान्य होते हैं जो जल्दी से पच जाते हैं, और कुछ जटिल होते हैं तो वो जल्दी से पच नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सरल प्रोटीन, ऑप्शन बी संयुक्त प्रोटीन, और ऑप्शन सी है व्युत्पन्न प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? कुल 3 प्रकार का होता है। इन 3 प्रकार के प्रोटीनों में जो सरल प्रोटीन होता है उसमें क्या क्या होते हैं? तो अमीनो अम्ल होता है, एल्बुमिन होता है और केसीन होता है। केसीन किस में पाया जाता है? दूध में। कल के टॉपिक को अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि केसीन किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। अगला देखेंगे, जो संयुक्त प्रोटीन है वह किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है? तो प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन, इनका निर्माण किससे होता है? जो ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन है ये संयुक्त प्रोटीन कहलाते हैं। एल्बुमिन और केसीन ये कैसे कहलाते हैं? सरल प्रोटीन कहलाते हैं। और पेप्टॉन तथा पेप्टाइन ये कैसे कहलाते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो सोयाबीन होता है वो पहले किस में टूटता है? पेप्टॉन में, फिर पेप्टॉन के बाद पेप्टाइड में, और पेप्टाइन के बाद में वह अमीनो अम्ल में बदल करके जो है शरीर को पोषक तत्व दे पाता है। तो इसकी जो प्रक्रिया होती है वह काफ़ी जटिल होती है, जिस कारण ये जल्दी से पच नहीं पाता है। अगला देखेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसमें लगभग 70% तक प्रोटीन पाया जाता है। यह अंतःप्रद्रव्य तथा जालिका और आरएनए का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम कुछ उन चीज़ों को देखेंगे कि किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे मूंगफली में भी प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, जो प्रोटीन के स्रोत हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर कर आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस में प्रोटीन पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, या इनमें से किस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो जो मूंगफली है उसमें भी अच्छी खासी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन के लिए आप मूंगफली का उपयोग कर सकते हैं, सोयाबीन का उपयोग कर सकते हैं, दालों का उपयोग कर सकते हैं, फलों का उपयोग कर सकते हैं। इन सभी में आपको प्रोटीन की मात्रा मिल जाएगी। तो जो मूंगफली में पाया जाने वाला प्रोटीन है वह है इरेचिन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? इरेचिन नामक प्रोटीन मूंगफली में पाया जाता है। अब हम एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे कि किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें जो हमारा जौ होता है, जौ में भी प्रोटीन पाया जाता है, और किस तरीके का, यानी कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उसका नाम है हार्डिन प्रोटीन। जौ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हार्डिन प्रोटीन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटीन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो गेहूं में जो एक मीठापन होता है, या जिस लस के कारण जो आटा है वो गुंद जाता है। देखिए, कुछ ऐसे आटे होते हैं, अनाज होते हैं जिनका आटा अच्छे से सॉफ्ट तरीके से डो नहीं बन पाता है, लेकिन गेहूं का बन जाता है, मैदे का बन जाता है। तो ये सब किस कारण बनता है? क्योंकि उसमें ग्लूटीन पाया जाता है। तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रोलेमिन नामक प्रोटीन दालों में पाया जाता है। कपास में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गोसेपिन नामक प्रोटीन कपास में पाया जाता है। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाते हैं? तो जिन नामक प्रोटीन मक्का में पाया जाता है। कल हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का भी अच्छा खासा स्रोत मक्का है, और मक्का में प्रोटीन भी पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? तो जिन नामक प्रोटीन मक्का में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, रेशम और मकड़ा जाल, यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है, जिस रेशम का निर्माण करता है, और जो मकड़ी वगैरह जाल बनाती हैं, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो फाइब्रोइन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारी मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है? तो मायोसिन या एक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अंडे के सफेद भाग में, अंडे के सफ़ेद भाग में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन ये किस प्रकार का प्रोटीन होगा? तो एक सरल प्रोटीन होगा। अभी अभी हमने अपने
ऊपर प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि प्रोटीन 3 प्रकार का है, सरल, जटिल और व्युत्पन्न। तो ये एल्बुमिन प्रोटीन किस में आता है? सरल प्रोटीन में। और ये पाया किस में जाता है? तो अंडे के सफ़ेद भाग में और रक्त में भी इसे जो है पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो हमारे नाखून हैं, बाल हैं, वे किस कारण बढ़ते हैं? तो इनमें भी प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण ये निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अल्फा किरेटिन। अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन जो है वो मनुष्य के नाखूनों में, जानवरों के खुरों में और हमारे बालों में, ये सभी में क्या प्रोटीन पाया जाएगा? तो किरेटिन, अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अस्थियों में यानी कि जो हड्डियां होती हैं उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑसिन नामक प्रोटीन अस्थियों में पाया जाता है। ऑसिन नामक प्रोटीन अस्थियों में पाया जाता है। देखिए, मैं इतना जरूर कहूँगी कि जितनी भी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे बार बार पूछी जाती हैं, उनको मैं ज़रूर टिक कर रही हूँ और आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। जैसे अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाते हैं? तो ओसिन प्रोटीन। अल्फा किरेटिन किस में पाते हैं? तो नाखूनों में, खुरों में और बालों में। कई बार पूछा जा चुका है कि मनुष्यों के जो बाल हैं और नाखून हैं वे लगातार वृद्धि करते रहते हैं, किस कारण? तो उनमें पाए जाने वाले किरेटिन नामक प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, उपास्थियों में कौन सा पाया जाता है? तो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन। गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हिस्टोन नामक प्रोटीन गुणसूत्रों में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्टोन नामक प्रोटीन गुणसूत्र में पाया जाता है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इन 23 जोड़ी गुणसूत्र में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर में रक्त को जमने में कौन सहायता करता है? जो शरीर में रक्त है उसको जमने में कौन सहायता करता है? तो वह है हिपेरिन नामक प्रोटीन। कौन है? हिपेरिन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए जो ये आपका हिपेरिन नामक प्रोटीन है, यह शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकता है, रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। जो हमारी मांसपेशियां हैं, अगर उनमें रक्त जम जाएगा तो क्या होगा? एक अटैक पड़ जाएगा वहाँ पर, जो है हमारा शरीर जो है कार्य करना बंद कर देगा, क्योंकि ब्लड जमा हो जाने के कारण। कई बार देखा होगा कि मस्तिष्क में किसी नस में ब्लड जमा हो जाता है जिसके कारण ब्रेन हेमरेज हो जाता है। किसी अन्य आपके अंग में अगर ब्लड जमा हो जाता है, जैसे हाथ में, पैर में या किसी भी आपके अन्य अंग में जो है ब्लड कहीं पर जमा हो गया, रुक गया, जम गया, तो उससे क्या होता है? पक्षाघात यानी कि लकवा, इस तरीके की जो है बीमारियां हो जाती हैं। तो हिपेरिन क्या करता है? मांसपेशियों में रक्त को जमने से रोकता है, उसको जो है पतला करता रहता है, जिससे वो अच्छी तरीके से सर्कुलेट हो सके, बह सके। तो हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। अब अगला देखेंगे, कुछ और प्रोटीन है, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन। ये मिलकर के क्या करती हैं? तो ये सभी प्रोटीन, इनमें से कोई सी भी प्रोटीन आपसे पूछ ली जाए, ये क्या करती हैं? रक्त का थक्का बनाती हैं। अब ये रक्त का थक्का कैसे बनाती हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार से चोट लग गई है, कट गया है या आपके ब्लड निकल रहा है, तो कई लोगों के जब ब्लड निकलता है तो निकलता ही रहता है और उनका बहना बंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनमें ये जो तत्व हैं वह नहीं पाए जाते हैं। तो जो फाइब्रिनोजिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है और फाइब्रिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये तत्व क्या करते हैं कि अगर आपको कहीं पर रक्त निकल रहा है तो उसको जमने में सहायता करते हैं, जमाने में सहायक होते हैं। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन कौन से प्रोटीन जिम्मेदार हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और फाइब्रिन। और रक्त का थक्का मांसपेशियों में जमने कौन नहीं देता है? तो हिपेरिन। तो यहाँ से आपके दोनों डाउट क्लियर हो गए। तो चलिए एक बार फिर से हमने जितना भी पढ़ा है उसका एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि प्रोटीन क्या था। तो प्रोटीन की खोज वर्जीलियस ने की थी। यह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के बनता है। 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है। इसकी दैनिक मात्रा 90 से 100 ग्राम होती है। ये शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है, वृद्धि और विकास में सहायक होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है? तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में जो होने वाला रोग है वह है आपका मरम्मस। कौन सा रोग है? मरम्मस। और क्वाशिकोर और मरम्मस नामक रोग प्रोटीन की कमी से बच्चों में देखने को मिलता है।
तो ये सभी चीज़ें हमने प्रोटीन के बारे में अच्छे से कवर अप कर ली हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।